वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे थे, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम अर्थात नेशनल इवेंट को देख रहे थे और हम लोगों ने बहुत सारे राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी राष्ट्रीय घटनाक्रम को और देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो अगला करंट अफेयर्स है, संसद ने किशोर न्याय संशोधन विधेयक अर्थात बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया। तो संसद ने किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 अर्थात बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बच्चों की देखभाल और बच्चों को गोद लेने से जुड़े मामलों में जिलाधिकारियों को आदेश देना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को देखभाल और बच्चों को गोद लेने से जुड़े मामलों में जिलाधिकारियों को आदेश देना था। इस विधेयक की पेशकश किसने की, तो महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। याद रखेंगे कि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस विधेयक की पेशकश की। इसके लिए खर्च कितना निर्धारित किया गया है, तो वर्ष 2021 में 1500 करोड़, जबकि 2009 में कितना था, तो 60 करोड़ था। तो वर्ष 2020-21 में इस विधेयक पर 1500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, जबकि 2009 में यह कितना था, 60 करोड़ था। याद रखेंगे। इसके उल्लंघन पर सजा कितनी निर्धारित की गई है, तो किशोरों के द्वारा गंभीर अपराध के लिए 3 से 7 वर्ष की सजा निर्धारित की गई। तो इस विधेयक के अंतर्गत किशोरों के द्वारा जब कोई किशोर गंभीर अपराध करता है तो उसके लिए 3 से 7 वर्ष की सजा का निर्धारण किया गया है। इसमें किस धारा के अंतर्गत जिलाधिकारियों को बच्चों को गोद लेने का आदेश जारी किया गया है, तो इस संशोधन में अधिनियम की धारा 61 वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिनियम की धारा 61 के तहत 61 के तहत गोद लेने का आदेश जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। 27 जुलाई 2021 को मना सीआरपीएफ की स्थापना दिवस। 27 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो सीआरपीएफ की स्थापना दिवस। सीआरपीएफ अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 27 जुलाई 2021 को। यह कौवा स्थापना दिवस था, तो 83वां स्थापना दिवस था। याद रखेंगे कि यह जो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस था वह 83वां स्थापना दिवस था। याद रखेंगे 83। इसकी स्थापना कब हुई, तो 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच नामक जिले में। तो सीआरपीएफ की स्थापना कहाँ हुई थी, 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में। इसका पुराना नाम क्या था, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस सीआरपी। इसी नाम से इस सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। क्या नाम था इसका, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस सीआरपी। 1949 में पहले गृह मंत्री जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल,
उन्होंने इसका नाम बदलकर CRPF कर दिया। तो 1949 में भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने इसका नाम बदलकर CRPF रख दिया। चलिए अगला करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट देखते हैं। भारत में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के लिए क्या रखा गया? तो प्रस्ताव रखा गया। तो भारत में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। और इस प्रस्ताव की घोषणा किसने की? तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। इम्पोर्टेंट है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। इस पर कितनी राशि व्यय हुई? तो 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने का इसमें प्रावधान किया गया। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखें। तो असम और मिजोरम के बीच नवीनतम सीमा विवाद उत्पन्न हो गया, जो काफ़ी चर्चे में है कि असम और मिजोरम के बीच वर्तमान समय में एक सीमा विवाद चल रहा है। इन दोनों की सीमा को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। इसका कारण क्या है कि 27 जुलाई 2021 को असम सरकार के 5 पुलिसकर्मियों और 1 नागरिक की हत्या हो गई। इसके बाद असम में 3 दिन का शोक मनाया गया। तो असम में 27 जुलाई 2021 को असम सरकार के 5 पुलिसकर्मियों और 1 नागरिक की हत्या हो गई। इसके बाद असम में 3 दिन का शोक दिवस मनाया गया। इन मृतकों के लिए असम सरकार ने कितनी आर्थिक सहायता निर्धारित की? तो मृतक पुलिसकर्मियों को 50 लाख, जबकि घायलों को 1-1 लाख आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। जो मृतक पुलिसकर्मी थे उनके लिए 50 लाख, जबकि घायलों के लिए 1-1 लाख आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। इसे किसने घोषित किया? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने यह जो नवीनतम आर्थिक सहायता है उसकी घोषणा की। कितना? तो मृतकों के लिए 50 लाख और घायलों के लिए 1-1 लाख। यह जो सीमा का निर्धारण हुआ मिजोरम के लुसाई पहाड़ी पर, याद रखेंगे। तो असम और मिजोरम इन दोनों राज्यों का सीमा निर्धारण कौन करता है? तो लुसाई पहाड़ी। तो मिजोरम के लुसाई पहाड़ी पर इनके सीमा का निर्धारण हुआ, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 22 जुलाई 2021 को लोकसभा से पास हो गया। तो आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 22 जुलाई 2021 को लोकसभा से पारित हुआ। अगला है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रखी मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्गों के परियोजनाओं की आधारशिला। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 16 राष्ट्रीय राजमार्गों के परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो इम्पोर्टेंट है कि नितिन गडकरी ने कहाँ पे 16 राष्ट्रीय राजमार्गों के परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो मणिपुर के इम्फाल में। कब रखी? तो यह 12 जुलाई 2021 को 12 जुलाई 2021 को इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। किसने? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, जो कि भारत के क्या है? तो सड़क मिनिस्टर हैं। इसकी लंबाई कितनी? तो 298 किलोमीटर।
इन सड़कों की लंबाई कितनी होगी, राजमार्गों की लंबाई कितनी होगी, तो 298 किलोमीटर। याद रखेंगे। इस पर कुल खर्च कितना आएगा, तो 4148 करोड़ रुपए। 4148 करोड़ रुपए इस पर खर्च निर्धारण किया गया है। और ये इस योजना का कार्यान्वयन कब होगा, तो 6 माह के भीतर, अर्थात 1 साल में यह काम शुरू हो जाएगा। तो इस योजना का क्रियान्वयन 6 माह के भीतर होगा और यह 1 साल में काम शुरू हो जाएगा। इन राजमार्गों का विस्तार कहां से कहां तक है, तो राजमार्गों का विस्तार किसके तहत किया गया, तो भारतमाला द्वितीय चरण के तहत। तो भारतमाला जो कि सड़क परियोजनाओं का विकास करता है, तो उसके द्वितीय चरण के तहत इन राजमार्गों का विकास किया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत के चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वे में किसे शामिल किया गया है, तो बच्चों को भी शामिल किया गया। भारत के चौथे राष्ट्रीय सीरो सर्वे में बच्चे भी शामिल किए गए। इस सीरो सर्वे का जो आयोजन है कब हुआ, तो जून जुलाई के बीच देश के 70 जिलों में किया गया। याद रखेंगे, सीरो सर्वे का आयोजन जून जुलाई के बीच देश के 70 जिलों में शुरू किया गया। इसकी अधिसूचना कब जारी हुई और किसके द्वारा जारी हुई, तो 20 जुलाई 2021 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के द्वारा। तो इसकी अधिसूचना 20 जुलाई 2021 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के द्वारा। कुल जो सीरो था वह कितना परसेंट निर्धारित हुआ, तो 67.6%, 67.6%। याद रखेंगे कि 67.6% कुल सीरो का क्या हुआ, तो निर्धारण हुआ। अगला करंट अफेयर्स है, आज़ादी के 75 साल बाद भी देशद्रोह कानून होने की उपयोगिता पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। तो केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल किया कि वर्तमान में आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी देशद्रोह कानून की क्या उपयोगिता है। किसी को देशद्रोह का कानून, देशद्रोह पर मुकदमा चलाया जाता है, तो इसके लिए तो यह क्या है, इस पर उन्होंने सवाल किया। किसने, तो सुप्रीम कोर्ट ने, कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देशद्रोह होने की उपयोगिता पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। किस धारा के अंतर्गत, तो देशद्रोह की जो धारा है उस पर, वह कौन सी धारा है, तो आईपीसी की धारा 124A। तो देशद्रोह पर आईपीसी की धारा 124A के तहत क्या लगाया जाता है, तो उन पर यह एक तरह का आरोप लगाया जाता है। इसमें किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 19A के तहत। अनुच्छेद 19A के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन का बात कहा गया। अगला करंट अफेयर्स है, पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या की, तो बैठक की। बैठक कब किया, तो 13 जुलाई 2021 को। 13 जुलाई 2021 को यह बैठक की नरेंद्र मोदी ने। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था, कोरोना संक्रमण का जायजा लेना। पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, तो उसका जायजा लेने के लिए 13 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के संग क्या किया, तो बैठक किया। उसके बाद इसमें एक पैकेज की भी घोषणा की। तो 23,000 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की। किसने, नरेंद्र मोदी ने। याद रखेंगे।
कौन कौन से राज्य पूर्वोत्तर राज्य कहे जाते हैं? तो 8 राज्य, असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इन्हें क्या कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर के 8 राज्य कहे जाते हैं, याद रखेंगे। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि IFFI का 52वां संस्करण कब से शुरू होगा? तो 20 नवंबर 2021 से गोवा में शुरू होगा, याद रखेंगे। IFFI का 52वां संस्करण 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा। IFFI का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 तक होगा। तो IFFI का ये कौन सा संस्करण होगा? 52वां संस्करण, जो कि 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा। IFFI अर्थात इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कब तक चलेगा? 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक। इसके आयोजनकर्ता कौन हैं? तो भारत सरकार के सूचना और प्रसार मंत्रालय के फिल्म महोत्सव निदेशालय DAF तथा गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग। तो इसके आयोजनकर्ता है भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म महोत्सव निदेशालय। उसने किसकी सहयोग से इसका आयोजन किया? तो गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग की संपर्क से, याद रखेंगे। अब है कैबिनेट ने भारत नेट परियोजना को मंजूरी दी। इम्पोर्टेंट है, VVI है कि कैबिनेट ने भारत नेट परियोजना को मंजूरी दी। कब दी? तो 30 जून 2021 को। कैबिनेट ने 30 जून 2021 को भारत नेट परियोजना को मंजूरी दी। किसके माध्यम से? यह मंजूरी किसके माध्यम से दी? तो देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात PPP मॉडल के माध्यम से। तो देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से इसकी क्या की? तो भारत नेट की मंजूरी दी। किसने? भारत के कैबिनेट ने। इसका उद्देश्य क्या था? देश के इन 16 राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा देना अर्थात इंटरनेट को बढ़ावा देना। तो ये जो देश के 16 राज्य थे उनमें ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? तो भारत नेट नामक एक परियोजना को मंजूरी दी गई। इस योजना पर खर्च कितना आया? तो 19,041 करोड़ रुपए की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण की मंजूरी। तो 19,041 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण की मंजूरी दी गई इस भारत नेट परियोजना पर, याद रखेंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग, कौन कौन से 16 राज्यों में इन भारत नेट परियोजना को मंजूरी दी गई? तो सबसे पहला राज्य है केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों सहित लगभग 3.61 लाख लोगों का क्या होगा? तो गांवों का कवर किया जाएगा।
तो इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों सहित लगभग 3.6 लाख गांवों का कवर किया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने की? तो दूरसंचार मंत्री रविशंकर ने। दूरसंचार मंत्री रविशंकर ने इसकी घोषणा की। याद रखेंगे, निजी क्षेत्र के उद्यमियों के साथ जो समझौता हुआ कितने वर्ष तक? तो 30 साल तक। याद रखेंगे कि यह जो समझौता हुआ निजी क्षेत्र के उद्यमियों के साथ, तो 30 साल तक के लिए समझौता हुआ, जिसमें प्रत्येक कंपनी को अधिकतम 4 पैकेज देने होंगे। तो प्रत्येक कंपनी को अधिकतम कितने पैकेज देने की बात कही गई? तो 4 पैकेज। याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी 3.03 लाख करोड़ रुपए की सुधार आधारित बिजली वितरण योजना को मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.0 लाख करोड़ रुपए की सुधार आधारित बिजली वितरण योजना को मंजूरी दी। कब मंजूरी दी? तो इसकी तारीख थी 30 जून 2021। 30 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.0 लाख करोड़ पैकेज की सुधार आधारित बिजली वितरण की योजना को मंजूरी दी। यह जो परियोजना है वह 5 साल लंबी सुधार आधारित परियोजना है। तो यह परियोजना 5 साल लंबी सुधार आधारित एक परियोजना है। इसमें क्या क्या लक्ष्य का निर्धारण किया गया? तो अगले 5 वर्ष में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को क्या करना? घटाकर 12% कर देना, जो कि फिलहाल में कितना है? तो 21% है। तो कब तक रखा गया है? 2025 या 2026 तक। तो इसका जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है क्या? अगले 5 वर्षों में कुल तकनीकी और व्यक्तिगत हानि को घटा करके 12% कर देना, जो कि फिलहाल में 21% है। तो कब तक 12% करने का लक्ष्य है? 2025 या फिर 2026 तक। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है डिस्कॉम के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन प्रदान करना, शहरी क्षेत्र में वितरण प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना, सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को लागू करना, कि जो सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड है उसमें 25,000 प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को लागू करना। निम्न तनाव वाली 4 लाख किलोमीटर ओवरहेड लाइनों को क्या किया जाएगा? तो संचालित किया जाएगा। तो निम्न तनाव वाली 4 किलोमीटर ओवरहेड लाइनों को संचालित करना इसका उद्देश्य है। इस पर कितने व्यय आएगा? तो कुल खर्च आएगा 20,000 करोड़ रुपए। इसमें कुल खर्च 20,000 करोड़ रुपए आएगा, जिसके तहत 1,000 कृषि फीडरों को अलग करने का कार्य है। तो इसके तहत 10,000 कृषि फीडरों को अलग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें कौन कौन सी नोडल एजेंसियां काम कर रही है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये 2 कंपनियां इनका क्या कर रही है? तो 2 एजेंसियां इनका सहयोग कर रही है। इन्हें नोडल एजेंसी बनाया गया। इस परियोजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत बिजली विकास योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, इन सब का क्या हो जाएगा? इसमें विलय हो जाएगा। तो किसका किसका? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्वीकृत बिजली विकास योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, बिजली हर घर योजना, इन सब का इसमें विलय हो जाएगा। अगला करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है कि कोविड ग्लोबल कॉन्वेंशन का आयोजन। तो कोविड
कोविड ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कब? 5 जुलाई 2021 को। 5 जुलाई 2021 को कोविड ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें क्या क्या ऐलान किया गया कि मोदी ने कहा कि कोई भी देश महामारी से अकेले नहीं लड़ सकता। तो इसमें मोदी ने एक ऐलान किया कि कोई भी जो देश महामारी से गुजर रहे हैं वे अकेले नहीं लड़ सकते। एक और इम्पोर्टेंट है कि ब्लैक फंगस के बाद अब सामने कौन से फंगस आ गए, तो उसका नाम है बोन डेथ। तो उसका नाम है बोन डेथ का मामला, और बोन डेथ का वैज्ञानिक नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। बोन डेथ का वैज्ञानिक नाम है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। इसके क्या क्या लक्षण हैं? तो इसके लक्षण हैं खून का प्रवाह ठीक से नहीं होने के कारण हड्डियों में गलन होने लगता है, हड्डियां गलने लगती है। तो खून का प्रवाह ठीक से नहीं होने के कारण इसमें हड्डियां गलने लगती है, याद रखेंगे। और इसका जो है मुख्य कारण क्या है, तो स्टेरॉइड। इसका मुख्य कारण क्या है? स्टेरॉइड में विकार। तो कहाँ इसके मरीज मिले, तो मुंबई में इसके 3 मरीज मिले। ब्लैक बोन डेथ के मुंबई में 3 मरीज मिले। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इस राष्ट्रीय घटनाक्रम को और आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।